नमस्कार साथियों, और एक महत्वपूर्ण क्लास में आप सभी का पुनः सलामी जहीन चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे। और इस क्लास के माध्यम से हम चर्चा करने वाले साथियों एक ईवीएस का एक ऐसा चैप्टर है जिसका नाम क्या है, परिवार एवं मित्र। और ये जो चैप्टर है साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है और यहाँ से भी क्वेश्चन है बनते ही है। और यदि आप CT8 को टारगेट कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए तो ये चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है साथियों, और इसे आपको पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। और यदि आप टेस्ट लगा रहे होंगे तो कहीं ना कहीं आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल ही रहे होंगे। ठीक है, सो अब मैं आप लोगों का समय ज़्यादा न लेते हुए अब लेके चलता हूँ क्लास की ओर। और परिवार एवं मित्र क्या होता है, सबसे पहले हम समझते हैं यहाँ पे परिवार क्या होता है। ठीक है, सो परिवार की यदि हम यहाँ पे बात करें तो परिवार जो है इसका अंग्रेजी जो शब्द होता है ना, परिवार किससे बना हुआ है, अंग्रेजी शब्द के यदि मैं यहाँ पे बात करूँ, अंग्रेजी शब्द की यदि मैं यहाँ पे बात करूँ, फैमिली है ना, फैमिली। ये कौन सा शब्द है? ये फैमिली शब्द जो है फैमिली शब्द से रूपांतरित हुआ है जो कि लैटिन भाषा का शब्द है। किसका? लैटिन भाषा का शब्द है ना, किसका? लैटिन भाषा का शब्द है। ठीक है, ये आपको यहाँ पे याद रखना है, लैटिन भाषा का शब्द है जो प्रायः ऐसे समूह को, यानी कि प्रायः ऐसे समूह, या हम कह सकते हैं ऐसे समूह के लिए प्रयुक्त किया जाता है, ऐसे समूह के लिए प्रयुक्त किया जाता है जिसमें क्या होना चाहिए, जिसमें माता पिता, जिसमें माता पिता और बच्चे क्या हो, जिसमें माता पिता और बच्चे शामिल हो, उसे हम क्या कहते हैं, फैमिली, या फिर हम जिसे कहते हैं परिवार कहते हैं। ठीक है, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, इसी के बाद में नेक्स्ट अगला पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है कि जो साधारण शब्दों में जो विवाहित जोड़े होते हैं ना, विवाहित जोड़ों को ही हम परिवार की संज्ञा देते हैं, किंतु कुछ समाजशास्त्रियों के दृष्टिकोण से यदि हम देखें तो परिवार शब्द का प्रासंगिक मापदंड ये नहीं होता है। समाजशास्त्रियों के अनुसार परिवार में माता पिता, पत्नी और बच्चों को शामिल किया गया है ना। माता पिता अर्थात पति और पत्नी के साथ साथ में उनके बच्चों को शामिल करना अनिवार्य होता है। और ऐसे यानी कि ऐसे में किसी एक के अभाव में भी यदि माता पिता या बच्चों के यदि बच्चे नहीं हो पाएंगे तो उसे भी हम परिवार नहीं कर पाएंगे, है ना। तो कहीं ना कहीं इसमें क्या कहा जा रहा है कि माता पिता हो या फिर बच्चे हो या फिर पति पत्नी और उनके बच्चे हों, बच्चे होना अनिवार्य है। इनमें से किसी एक का भी यदि अभाव होता है तो इसे हम परिवार नहीं कर सकते, है ना। और ऐसे में किसी एक के अभाव में हम परिवार नहीं कर सकते, इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि सभी परिवार कैसे होते हैं, गृहस्थ होते हैं। सभी परिवार कैसे होते हैं, गृहस्थ होते हैं, लेकिन सभी गृहस्थ कैसे परिवार नहीं हो सकते हैं। ठीक है, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। और सामान्य रूप से परिवार को सामाजिक संगठन की मौलिक इकाई माना जाता है ना। और परिवार से ही बालक की प्रारंभिक शिक्षा प्रारंभ होती है और बालक परिवार के द्वारा ही प्रेम, सहयोग, अनुशंसा या अनुशासन आदि का जो गुण है वो सीखता है। इसके वो जो उसके आइट में जो वातावरण उसे मिलता है उनसे वो सीख पाता है। और समाज में परिवार से अत्यधिक महत्व यानी कि महत्वपूर्ण समूह माना जाता है। समाज में परिवार को सबसे अत्यधिक महत्वपूर्ण क्या माना जाता है, सबसे अत्यधिक महत्व यानी कि महत्वपूर्ण माना जाता है, महत्वपूर्ण समूह माना जाता है। ठीक है, यहीं पे जो है मैकाइवर एवं फेज ने कुछ इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पे तर्क दिया है, उनके बारे में भी हम यहाँ पे चर्चा करते हैं। ठीक है, सो ये क्या कहते हैं, मैकाइवर, है ना। मैकाइवर ने क्या कहा है यहाँ पे, मैकाइवर एवं पेज, है ना। मैकाइवर एवं पेज क्या कहते हैं, मैकाइवर एवं फेज ने क्या कहा है कि परिवार जो होता है ना, परिवार को परिभाषित करते हुए क्या कहते हैं कि परिवार पर्याप्त निश्चित यौन संबंध द्वारा परिभाषित एक ऐसा समूह होता है जो बच्चों के जनन एवं पालन पोषण की उचित व्यवस्था करता है। इसको मैं आप लोगों को नोट करवा देता हूँ। परिवार जो होता है ना, पर्याप्त निश्चित यौन, है ना। परिवार क्या होता है, परिवार
निश्चित है, पर्याप्त, पर्याप्त, निश्चित यौन संबंध, निश्चित यौन संबंध द्वारा परिभाषित किया जाता है, ठीक है, द्वारा किया जाता है, परिभाषित, परिभाषित किया जाता है, परिभाषित एक ऐसा समूह होता है ना, परिभाषित किया गया ऐसा समूह होता है समूह होता है, ठीक है, समूह होता है जो बच्चों के यानी कि बच्चों के जनन एवं पालन पोषण की उचित व्यवस्था करता है ना, जो बच्चों के जनन एवं पालन पोषण की क्या करता है, उचित व्यवस्था करता है ना, उचित व्यवस्था करता है जिसे हम क्या कहते हैं, उचित व्यवस्था करता है जिसे हम क्या कहते हैं, परिवार कहते हैं, ठीक है। ये कथन किसके द्वारा कहा गया है, मैकाइवर एवं फेज ने कहा है, तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। हम चलते हैं नेक्स्ट अगले पॉइंट की ओर। अब हम चर्चा करते हैं यहाँ पे कि परिवार का कार्य क्या होता है ना, परिवार का कार्य क्या होता है, ठीक है। परिवार का कार्य पे हम नज़र डालते हैं। सो परिवार का कार्य में अलग अलग लोगों ने यहाँ पे अलग अलग सिद्धांत, अलग अलग तर्क, अलग अलग यहाँ पे दिए हैं, उन सब के बारे में हम यहाँ पे चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैकाइवर ने ही यहाँ पे परिवार के बारे में यहाँ पे कुछ कार्यों को यानी कि कार्यों को कितने दो भागों में विभाजित किया है, और उन दो भागों में कौन कौन से भाग है उस पर हम चर्चा करते हैं, ठीक है। सो हम चलते हैं पहला मैकाइवर की ओर, ठीक है। मैकाइवर, ठीक है। सो मैकाइवर ने कितने दो भागों में बांटा है, कितना परिवार को कितने दो भागों में बांटा है, उन्होंने दो भागों में विभाजित किया है। पहला औसायिक और दूसरा क्या है, अनौसायिक, है ना। पहला इन्होंने क्या माना है, पहला इन्होंने क्या माना है, औसायिक, ठीक है। दूसरा दूसरा क्या माना है इन्होंने, अनौसायिक, है ना। अनौसायक, ठीक है। दूसरा क्या है, अनौसायक, ठीक है। ये आपको यहाँ पे याद रखना है, अनौसायक, ठीक है। पहला क्या है, औसायक, दूसरा क्या है, अनौसायक, ठीक है। ये आपको यहाँ पे याद रखना है। और परिवार के लिए जो औसायिक कार्यों में घर के विभिन्न प्रावधानों को शामिल किया जाता है, जबकि अनौसायिक में क्या होता है, यानी कि जो औसायिक जो होती है ना, जो औसायिक जो होता है इसमें क्या किया जाता है, घर के विभिन्न यानी कि घर के विभिन्न प्रावधानों को इसमें शामिल किया जाता है ना, क्या जाता है, प्रावधानों को इसमें क्या किया जाता है, शामिल किया जाता है। जबकि अनौसायिक में क्या होता है, अनौसायिक में इसमें शामिल नहीं किया जाता है, ठीक है। इसमें क्या किया जाता है, शामिल नहीं किया जाता है, ठीक है। इससे संबंधित कार्यों को शामिल नहीं किया जाता है, ये आपको याद रखना है। इसमें क्रियाकलाप, शैक्षणिक क्रियाविधि तथा लैंगिक एवं प्रजनन की क्रियाविधि परिवार के औसायिक कार्यों में सम्मिलित किए जाते हैं, ठीक है। ये आपको यहाँ पे याद रखना है, क्या क्या। तो पहला क्रियाकलाप हो गया, शैक्षणिक क्रियाकलाप हो गया, उसके बाद में लैंगिक एवं प्रजनन के क्रियाकलाप इत्यादि को इसमें परिवार में शामिल किया जाता है, ठीक है। यहीं पे आगबर्न और निम्कॉफ अलग अलग यहाँ पे तर्क रखते हैं, उनको भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। पहला कौन है, यहाँ पे पहला दिया गया है आर्गबर्न, ठीक है। आर्गबर्न, ठीक है। आर्गबर्न और निम्कॉफ, है ना, कौन है,
निमकॉफ, ठीक है। तो इन्होंने क्या कहा है, आगबर्ग और निमकॉफ ने यहाँ पे अलग अलग जो तर्क इन्होंने क्या बताया है कि परिवार को कितने 6 वर्गों में इन्होंने क्या किया, 6 वर्गों में विभाजित किया है। 6 वर्गों में कितने, 6 वर्गों में विभाजित किया है, और हम एक एक पे चर्चा करते हैं। पहला इन्होंने विभाजित किया है, पहला विभाजित किया है इन्होंने आर्थिक, पहला क्या है, आर्थिक, है ना। पहला कि इन्होंने क्या किया है, आर्थिक क्या है, उसके बाद में प्रकृत्यात्मक, है ना, प्रकृत्यात्मक, ठीक है। सेकंड क्या है, प्रकृत्यात्मक है। और थर्ड इन्होंने क्या विभाजित किया है, प्रकृत्यात्मक सेकंड है, उसके बाद में रक्षात्मक, ठीक। उसके बाद में चौथा जो है, चौथा पॉइंट में इन्होंने वर्गीकृत किया है, चौथा कौन सा है, आनंदनात्मक, है ना। क्या है, चौथा क्या है, आनंदनात्मक, ठीक है। चौथा क्या है, आनंदनात्मक, सॉरी आनंद पद है, ठीक है। आनंद पद आपको यहाँ पे याद रखना है। और पांचवा क्या है, धार्मिक, है ना। पांचवा क्या है, धार्मिक, और छठवा है शैक्षिक, ठीक है। छठवा क्या है, शैक्षणिक, ठीक है। तो ये 6 महत्वपूर्ण जो पॉइंट है, 6 महत्वपूर्ण भागों में किसने, आर्गमन और निमकॉफ ने क्या किया, वर्गीकृत किया। कौन कौन सा है, तो आपको यहाँ पे याद रखना है कौन कौन से प्रकार अलग अलग है, कौन कौन से भागों में वर्गीकृत किया है। पहला आर्थिक है, दूसरा प्रकृत्यात्मक है ना, प्रकृत्यात्मक है। तीसरा क्या है, रचनात्मक है। और चौथा जो है आनंद पद है ना। और पांचवा है धार्मिक, और छठवा जो है शैक्षणिक में यहाँ पे क्या किया गया है, शैक्षणिक में वर्गीकृत किया गया। इस प्रकार यहाँ पे 6 भागों में वर्गीकृत किया गया है। और अब हम चलते हैं साथियों यहाँ पे लुंडबर्ग के द्वारा के, और लुंडबर्ग ने भी यहाँ पे जो महत्वपूर्ण जो तर्क यहाँ पे दिया गया है ना, दिया है इनको, इनके द्वारा लुंडबर्ग, ठीक है। सो लुंडबर्ग क्या होता है, तो लुंडबर्ग इन्होंने क्या कहा है कि इन्होंने परिवार को 4 भागों में विभाजित किया है ना। कितने, 4 भागों में वर्गीकृत किया है इन्होंने, कितने, 4 भागों में वर्गीकृत किया गया है, जिसमें प्रमुख रूप से प्राथमिक समूह का संतोष, है ना, प्राथमिक समूह का संतोष, श्रमिकों का सहयोग एवं विभाजन, और बच्चों की देखभाल एवं प्रशिक्षण तथा यौन व्यवहार और यानी कि प्रजनन का नियमन इत्यादि इनके अंतर्गत शामिल है, ठीक है। तो ये आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद में मैंने अभी आपको क्या क्या बताया उस पर हम यहाँ पे नज़र डाल देते हैं। तो कार्य के तौर पे यहाँ पे सबसे पहले हमने यहाँ पे देखा मैकाइवर को, है ना। सो मैकाइवर ने क्या कहा, मैकाइवर ने जो परिवार को कितने 2 भागों में विभाजित किया, इन्होंने 2 भागों में वर्गीकृत किया। पहला अनावश्यक और दूसरा, सॉरी आवश्यक, और दूसरा क्या, अनावश्यक में, ठीक है। सो इसमें आवश्यक में प्रावधानों को क्या किया गया था, शामिल किया गया था, क्योंकि प्रावधान थे उन सबको इसमें शामिल किया गया था, ठीक है। इसी के बाद में नेक्स्ट अगला जो तर्क यहाँ पे दिया गया था आर्गबर्न के द्वारा, आर्गबर्न एवं निमकॉफ के द्वारा, है ना। सो आर्गबर्न एवं निमकॉफ ने कितने 6 भागों में वर्गीकृत किया था। 6 भाग कौन कौन से हैं, तो पहला है आर्थिक, दूसरा यहाँ पे दूसरा है प्रकृत्यात्मक, तीसरा है रचनात्मक, और चौथा है आनंद पद, और पांचवा है धार्मिक, और छठवा है साथियों यहाँ पे, छठवा क्या है, शैक्षणिक, ठीक है। ये आपको यहाँ पे याद रखना है। और साथ नेक्स्ट अगला लुंडबर्ग ने क्या बताया यहाँ पे, लुंडबर्ग ने यहाँ पे बताया है कि प्राथमिक समूह में ने संतोष माना है ना, प्राथमिक समूह को संतोष माना है, और श्रमिकों का सहयोग एवं विभाजन सेकंड है। और बच्चों की देखभाल जो है ना, बच्चों की जो देखभाल है, तीसरा पॉइंट माना है बच्चों की देखभाल एवं प्रशिक्षण है ना, प्रशिक्षण एवं यौन व्यवहार। चौथा पॉइंट क्या माना है इन्होंने, प्रशिक्षण एवं यौन व्यवहार, ठीक है, यौन व्यवहार, ठीक है। और पहला पॉइंट इन्होंने क्या माना है, संतोष, ठीक है। पहला पॉइंट उन्होंने माना है संतोष, ठीक है, संतोष, जिनमें क्या होता है, संतोष, ठीक है। और श्रमिकों का सहयोग एवं विभाजन, श्रमिकों का सहयोग। दूसरा माना है
सहयोग, जिसमें श्रमिकों का सहयोग एवं विभाजन। ठीक है, क्या माना है? विभाजन। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जो पॉइंट थे लुनबर्ग के। ठीक है, इसके बाद में हम चलते हैं नेक्स्ट अगले पॉइंट की और। नेक्स्ट जो अगला पॉइंट क्या है, परिवार की विशेषताओं पे हम यहाँ पे नजर डालते हैं। क्या? परिवार की विशेषताओं पे। ठीक है, हम नजर डालते हैं परिवार की विशेषताओं पे। ठीक है, तो परिवार की विशेषताएं क्या क्या साथ में इस पे हम यहाँ पे चर्चा करते हैं। सो परिवार की जो विशेषताएं अनेक प्रकार की होती है और पहला जो प्रकार है यहाँ पे वंशानुगत संबंध है ना। पहला संबंध क्या होता है? वंशानुगत संबंध होता है ना। पहला क्या होता है? वंशानुगत संबंध। क्या पहला होता है? वंशानुगत संबंध। ठीक है, पहला क्या है? वंशानुगत संबंध। ठीक है, वंशानुगत संबंध। सो वंशानुगत संबंध में क्या होता है? तो वंशानुगत संबंध में परिवार के जो सदस्य होते हैं ना, परिवार के सदस्यों के बीच में वंशानुगत संबंध होता है ना। परिवार के सदस्यों के बीच में यह कैसे होती है? परिवार के सदस्यों के बीच में होती है ना। परिवार के सदस्यों के परिवार के सदस्यों के बीच में ये कैसे होती है? परिवार के सदस्यों के यानी कि परिवार के सदस्यों के बीच का जो संबंध होता है, बीच का संबंध होता है। ठीक है, बीच का संबंध होता है। ठीक है, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, वंशानुगत संबंध में क्या होता है? परिवार के बीच यानी कि परिवार के सदस्यों के बीच का जो संबंध होता है उसे हम क्या कहते हैं? वंशानुगत संबंध कहते हैं। क्या कहते हैं? वंशानुगत संबंध कहते हैं। और तथा इसमें क्या होता है? इसकी जो पुष्टि कैसी होती है? गुण, यानी कि पुष्टि जो होती है विशिष्ट गुण एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में होती है ना। इसके जो विशिष्ट गुण कैसे होते हैं? इसमें एक पीढ़ी से है ना, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में, इनमें गुण जो कैसे होते हैं? एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में होते हैं। ठीक है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में होते हैं या हमें दिखाई देते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है वंशानुगत के अंतर्गत। ठीक है, इसके बाद में हम चलते हैं नेक्स्ट अगले पॉइंट की और। नेक्स्ट अगला पॉइंट क्या है? सामाजिक संस्था। ठीक है, सामाजिक संस्था। नेक्स्ट क्या है? सामाजिक सामाजिक संस्था। क्या होती है सामाजिक संस्था? सामाजिक संस्था के अंतर्गत यानी कि परिवार जो है, परिवार सामाजिक संस्था की मौलिक इकाई मानी जाती है ना, मौलिक इकाई के रूप में कार्य करती है ना। परिवार जो होती है ना, परिवार जो होती है सामाजिक मौलिक इकाई के रूप में क्या करती है? इकाई के रूप में कार्य करती है। ये आपको यहाँ पे याद रखना है। दूसरा है आर्थिक व्यवस्था, है ना। तीसरा पॉइंट क्या है? आर्थिक व्यवस्था। तीसरा पॉइंट क्या है? आर्थिक व्यवस्था। सो आर्थिक व्यवस्था के अंतर्गत क्या होता है? इसमें परिवार की जो परिवार यानी कि पारिवारिक सदस्य अपने सभी सदस्यों की आर्थिक स्थिति को बेहतर करने के लिए क्या करते हैं? वित्त की व्यवस्था करते हैं। अपनी आर्थिक स्थिति को सही यानी कि आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए परिवार के सभी सदस्य, है ना, परिवार के कैसे सभी सदस्य, परिवार के सभी सदस्य उसमें क्या करते हैं? कार्य करते हैं। ठीक है, कार्य करते हैं, ये आपको याद रखना है। और नेक्स्ट अगला पॉइंट क्या है? चौथा जो अगला है वैवाहिक अनिवार्य। वैवाहिक अनिवार्य के अंतर्गत क्या होता है? इसमें परिवार में संतोष यानी कि परिवार में क्या होता है? संतान उत्पत्ति एवं विवाह की जो अनिवार्य होती है ना, विवाह क्या है? वैवाहिक अनिवार्यता। वैवाहिक अनिवार्यता, इसमें क्या होता है? संतान उत्पत्ति के लिए संतान उत्पत्ति, है ना, इसमें क्या होता है? संतान उत्पत्ति के लिए विवाह किया जाता है, विवाह करना अनिवार्य होता है। और विवाह का संबंध परिवार के वंश की वृद्धि, है ना, अब वंश की वृद्धि के लिए भी किया जाता है। ठीक है, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। और अगला पॉइंट आपको याद रखना है सामाजिक सुरक्षा की मूलभूत इकाई। क्या होता है? सामाजिक
सुरक्षा की मूलभूत इकाई। ठीक है, सामाजिक सुरक्षा की मूलभूत इकाई क्या होती है? सामाजिक सुरक्षा की मूलभूत इकाई इसमें परिवार के अंग अंग के रूप में सभी सदस्य सुरक्षा महसूस करते हैं। परिवार के सभी सदस्य जो है ना, सब परिवार के सब पारिवारिक अंग के रूप में सभी सदस्य कैसे सुरक्षित महसूस करते हैं, जो कि उनके विकास के लिए महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट अगले पॉइंट की ओर, परिवार का वर्गीकरण। ठीक है, हम चलते हैं परिवार का वर्गीकरण की ओर। परिवार का वर्गीकरण अलग अलग किया गया है, उसके एक एक पे हम चर्चा करते हैं। तो पहला पॉइंट की ओर चलते हैं, परिवार का वर्गीकरण। पहला एकल परिवार होता है और दूसरा संयुक्त परिवार, है ना। पहला क्या होता है? एकल परिवार और दूसरा संयुक्त परिवार। सो हम चलते हैं एकल परिवार की ओर। तो एकल परिवार में क्या होता है? एकल परिवार, एकल परिवार क्या होता है? तो एकल परिवार के अंतर्गत इसमें पति पत्नी, है ना, इसमें पति पत्नी और यानी कि अविवाहित बच्चे सम्मिलित होते हैं ना। इसमें क्या होते हैं? माता पिता और बच्चे शामिल होते हैं। ठीक है, इसमें माता पिता और बच्चे शामिल होते हैं। ठीक है, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। एकल परिवार के अंतर्गत माता पिता और बच्चे इसमें शामिल होते हैं और ऐसे परिवार, यानी कि ऐसे परिवार बढ़ती हुई महंगाई और जनसंख्या के कारण अधिक प्रचलित हो रही है। और ऐसे परिवार में जो कुरीतियाँ है ना, कुरीतियाँ या फिर आलस्य का जो भाव है, यानी आलस्य का भाव रहता है और व्यक्ति का जो विकास, इसमें व्यक्ति का विकास होता है और साथ ही साथ वह कलहन की भी जो संभावनाएं होती है ना, कलहन की संभावनाएं नहीं हो पाती है। और यह संयुक्त परिवार कैसा होता है? एक लघु इकाई होती है ना। कैसे होती है? एक लघु इकाई होती है। ठीक है, कैसे होती है? लघु इकाई होती है। ठीक है, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, सो एकल परिवार क्या होता है साथियों? एकल परिवार वह परिवार होते हैं जिसमें पति पत्नी तथा उन, यानी कि पति पत्नी तथा उनके अविवाहित बच्चे शामिल होते हैं इसमें। और ऐसे परिवार जो होती है ना, बढ़ती महंगाई और जनसंख्या के कारण अधिक प्रचलित होती है ना। बढ़ती जनसंख्या एवं बढ़ती महंगाई के कारण कैसे होती है? अधिक प्रचलित होती है। ये आपको यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट अगले पॉइंट की ओर, संयुक्त परिवार की ओर। ठीक है, तो संयुक्त परिवार क्या होता है उस पर हम नजर डालते हैं। ठीक है, तो क्या होता है संयुक्त परिवार, है ना। क्या? संयुक्त, ठीक है, संयुक्त परिवार क्या होता है साथियों? संयुक्त परिवार ऐसा परिवार जिसमें माता पिता, है ना, जिसमें माता पिता पुत्र पुत्री, है ना, माता पिता पुत्र पुत्री भाई बहन, है ना, जिसमें माता पिता पुत्र भाई बहन पुत्र वधु, क्या होता है? पुत्र वधु एवं उनके बच्चे साथ ही दादा दादी, है ना, साथ ही दादा दादी शामिल होते हैं। दादा दादी, चाचा चाची इत्यादि शामिल होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? संयुक्त परिवार कहते हैं। संयुक्त परिवार क्या कहते हैं? संयुक्त परिवार के रूप में जाना जाता है। और इसमें आदर्श नागरिक के गुण का विकास होता है और सामाजिक सुरक्षा की भावना भी विकसित होती है। साथ ही साथ श्रम विभाजन अर्थात हर एक कार्य को क्या करते हैं? ये विभाजन करके, कार्य का विभाजन करके करते हैं ना, विभाजन करके अर्थात बांट के करते हैं, जिसमें व्यवसायिक सुविधा मिलती है। साथ ही साथ आलस्य का, यहाँ पे भी आलस्य की भावना होती है। और भारतीय सामाजिक परिवेश में इसे संयुक्त परिवार के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, अब हम चलते हैं परिवार के अन्य प्रकारों की ओर चलते हैं। और अन्य प्रकार में आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा मातृ सत्तात्मक परिवार और पितृ सत्तात्मक परिवार। और तीसरा आपको यहाँ पे नजर आएगा क्या? मातृ सत्तात्मक, पितृ सत्तात्मक। और तीसरा आपको यहाँ पे नजर आएगा वैवाहिक परिवार, है ना, वैवाहिक परिवार और समृद्ध, यानी कि समृद्ध संबंधित परिवार। ठीक है, तो हम एक एक पे चर्चा करते हैं। पहला हम चर्चा करते हैं मात्रात्मक
मातृ स्थान है ना, मातृ स्थान परिवार। ठीक है, पहला क्या है, मातृ स्थान परिवार। मातृ स्थान, मातृ स्थान परिवार क्या होती है, मातृ स्थान परिवार। यदि मैं मातृ स्थान परिवार की बात करूं, मातृ स्थान परिवार, तो ये एक ऐसे परिवार, यह एक ऐसा परिवार होता है जिसमें विवाह युगल, यानी कि जिसमें विवाह युगल यानी कि स्त्री के परिवार में, स्त्री के परिवार में निवास किया जाता है। ये स्त्री के परिवार में निवास किया जाता है ना, इसमें स्त्री के परिवार में, है ना, क्या स्त्री के परिवार में निवास किया जाता है। स्त्री के परिवार में निवास किया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, मातृ स्थान परिवार कहते हैं। मातृ स्थान परिवार कहते हैं वह परिवार स्त्री की परिवार होती है। ठीक है, दूसरा क्या है, पितृ स्थान परिवार, है ना, क्या होता है, पितृ स्थान परिवार। पितृ स्थान परिवार वह परिवार जिसमें विवाह युगल, यानी कि विवाह होने के बाद में पुरुष का परिवार होता है ना, ये कैसे होता है, पुरुष का परिवार होता है। ठीक है, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, क्या था है, पुरुष का परिवार होता है। ठीक है, इसके बाद में तीसरा आता है, तीसरा आता है व्यवहारिक, यानी कि वैवाहिक परिवार, है ना, क्या आता है, वैवाहिक परिवार। वैवाहिक परिवार क्या होती है, इसमें संतान बढ़ाने वाला परिवार भी कहा जाता है, क्योंकि यह परिवार यह वह परिवार होते हैं जिसमें एक के बाद एक विवाह से बनता है ना। ये कैसे बनता है, एक के बाद एक विवाह से बनता है। ठीक है, विवाह से बनता है। ठीक है, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, उसके बाद में चौथा है साथियों, चौथा है समरक्त संबंधी परिवार, है ना। चौथा क्या है, समरक्त संबंधी परिवार। ठीक है, ये क्या होता है, समरक्त संबंधी परिवार, इसमें परिवार का, इसमें संयुक्त परिवार भी कहा जाता है, और क्योंकि इसमें अभिविन्यास परिवार भी, यानी कि इसे अभिविन्यास परिवार भी कहा जाता है। इसमें समस्त यानी कि समान रक्त समूह के लोग शामिल होते हैं, क्योंकि इसमें इनकी जो उत्पत्ति होती है एक ही रक्त से होती है। ठीक है, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। तो ये हमने यहाँ पे परिवार के कुछ अन्य प्रकारों के देखे साथियों। पहला प्रकार क्या देखे हमने, पहला प्रकार हमने क्या देखा, मातृ स्थान, यानी कि मातृ स्थान परिवार, है ना। पहला हमने क्या देखा, मातृ स्थान परिवार, जो कि क्या होती है, पत्नी के परिवार का निवास स्थान होता है। ठीक है, उसके बाद में पितृ स्थान, यानी कि पुरुष के परिवार का स्थान होता है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट आता है वैवाहिक परिवार। वैवाहिक परिवार में क्या होता है, विवाह के द्वारा बनाया गया जो परिवार होता है उसे क्या कहते हैं, वैवाहिक परिवार कहा जाता है। उसके बाद में समरक्त परिवार कैसे होता है, एक यह परिवार जो होती है कैसे होती है, संयुक्त परिवार भी हम कह सकते हैं, क्योंकि इसमें एक के बाद एक जो परिवार जो बनती है ना, उसे हम क्या कहते हैं, संयुक्त या समरक्त परिवार कहा जाता है। परिवार के कुछ महत्वपूर्ण तत्व है, उन पे हम यहाँ पे नज़र डाल देते हैं। ठीक है, पहला तत्व क्या होता है, परिवार ही यानी कि परिवार ही प्रासंगिक स्थान होता है जहाँ सर्वप्रथम बालक का सामाजिकरण होता है ना। परिवार जो होता है ना, पहला परिवार यानी कि पहला बालक का क्या होता है, प्रासंगिक स्थान होता है। प्रासंगिक स्थान होता है जहाँ बालक क्या करता है, सामाजिकरण, यानी कि बालक का सामाजिकरण होता है, अर्थात वह सीखता है। ठीक है, उसके बाद में परिवार के बड़े लोगों का जैसा आचरण होगा वैसे बच्चे भी उनका क्या करते हैं, वैसे ही व्यवहार करने लगते हैं, और बालक भी वैसे ही आचरण और व्यवहार करने का प्रयत्न करते हैं। बालकों के परिवार की जो सामाजिक स्थिति भी यानी कि सामाजिक विकास को क्या करती है, प्रभावित करती है, और माता पिता के स्वस्थ और शारीरिक रचना का जो प्रभाव होता है ना, बच्चों पर भी पड़ता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है यहाँ पे, क्योंकि यदि रोगी और निर्बल, यानी कि माता पिता यदि रोगी और निर्बल है तो बच्चों में भी कुछ ना कुछ इफेक्ट यहाँ पे देखने को मिलता ही है। ठीक है, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। अब हम चलते हैं मित्र की ओर। ठीक है, नेक्स्ट अगला पॉइंट क्या है, मित्र क्या होता है साथियों, मित्र की यदि हम यहाँ पे बात करें तो मित्र क्या होता है, बालक के कार्यों में उसका सहयोग करने वाला, है ना। बालक के कार्यों में उसका क्या करने वाला, सहयोग करने वाला, है ना। सहयोग
क्या करने वाला, सहयोग करने वाला अर्थात उसके साथ खेलने वाला बालक उसका क्या कहलाता है, मित्र कहलाता है। और यह आवश्यक नहीं है कि समुदाय के सभी बालक उसके साथ अच्छे संबंध, यानी कि उनके साथ में अच्छा संबंध हो। जिन बालकों के साथ में बालक का संबंध अच्छा होता है एवं उनके साथ वह रहना कार्य करना खेलना पसंद करता है, उन्हें ही हम मित्र कहते हैं, ठीक है। और मित्रता एक ऐसा रिश्ता होता है जो कि अन्य रिश्तों यानी कि रिश्तों की भांति तोहफा नहीं जाता है, ठीक है। ये आपको यहाँ पे याद रखना है। मित्रता का वर्गीकरण अलग अलग किया गया है, उस पर हम यहाँ पे नज़र डाल लेते हैं। सो मित्रता का जो प्रकार है, पहला जो प्रकार है उपयोगिता के आधार पर, उपयोगिता के आधार पर अर्थात इसमें क्या होता है, मित्र वही होता है जिसकी यानी कि जिसकी मित्रता में अपना हित दिखाई देता है, अपना क्या दिखाई देता है, इसमें हित दिखाई देता है। दूसरा है आनंद की मित्रता, है ना। पहला क्या है, उपयोगिता की मित्रता। पहला क्या माना गया है, उपयोगिता की मित्रता। उपयोगिता की मित्रता, ठीक है। पहला क्या है, उपयोगिता की मित्रता, जिसमें क्या होता है, जिसमें वह यानी कि इसमें मित्र वही होता है जिसकी मित्रता अपना हित दिखाई देता है ना, जो अपना हित यानी कि हित दिखाता है, ठीक है। दूसरा जो होता है वो होता है आनंद की मित्रता में क्या होता है, मित्र के बीच में आपसी हित को लेकर सहमति होती है और वह अपनी आपसी खुशी मित्रों के बीच में ही बांटते हैं, ठीक है। ये होता है आनंद की मित्रता, ठीक है। ये क्या होता है, आनंद की मित्रता। तीसरा जो पॉइंट है, अच्छी मित्रता, है ना। क्या होती है, अच्छी मित्रता क्या होती है, यानी कि मित्रता दो प्रकार, यानी कि दो मित्रों के बीच की जो आपसी संबंध जो होता है ना, आपसी सम्मान या संबंध जो होता है, संबंध की जो भावना जो होती है ना, उसे एक दूसरे के साथ में वो क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ में आनंद को लेते हैं, आनंदों को बांटते हैं, खुशी को बांटते हैं। इसे ही हम मित्र के यानी कि इससे ही अच्छी मित्रता कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद में हम चलते हैं मित्रता का महत्व की ओर, ठीक है। तो मित्रता का महत्व क्या है, महत्व, है ना, मित्रता का महत्व। सो मित्रता का महत्व में पहला पॉइंट आपको याद रखना है, मित्र व मित्रता का महत्व बच्चों के सर्वांगीण विकास में क्या करना है, विकास में सहायक सिद्ध होता है ना, बच्चों के सर्वांगीण विकास में, है ना, विकास में क्या होता है, विकास में सहायक सिद्ध होता है, ठीक है। बच्चों के सर्वांगीण विकास में सहायक सिद्ध होता है और इस प्रकार से जो मित्रता के साथ ही कुछ अच्छे महत्व यानी कुछ महत्व निम्नलिखित है। जैसे एक मित्र बालक के खेलकूद के अन्य कार्यों को सामान्य रूप से सहायक होता है। दूसरा पॉइंट क्या है, एक अच्छा मित्र जो होता है ना, बालक को कुसंगति से बचाता है ना, कुसंगति से, किससे, संगति से, है ना, कुसंगति से अर्थात गलत कार्यों से क्या करता है, बचाता है। ये आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। उसके बाद में हम चलते हैं संबंध की ओर, ठीक है। ये मित्रता के कुछ महत्व के बारे में मैंने आप लोगों को बताया। उसके बाद में संबंध क्या होता है, संबंध वह बुनियादी होता है ना, कि बुनियाद होती है जिसमें दो अथवा दो से अधिक लोग जो होते हैं ना, दो या दो से अधिक लोग खून या विवाह और भावनाओं के आधार पर एक दूसरे से जुड़े होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, बालक का परिवार में सदस्य एवं रिश्तेदारों से प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से क्या करते हैं, आदर्श एवं मूल्य एवं रीति रिवाज एवं विश्वास आदि को धीरे धीरे सीखते हैं, जिसे आप क्या कहते हैं, संबंध कहते हैं, ठीक है। ये आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। और संबंध का जो वर्गीकरण मुख्यतः कितने दो प्रकार से किया गया है। पहला है वैवाहिक संबंध और दूसरा है समरक्त संबंध, है ना। तो पहला वैवाहिक संबंध में क्या होता है, वैवाहिक संबंध, और दूसरा क्या है, समरक्त संबंध। वैवाहिक संबंध जिसमें क्या होता है, जिसमें सामान्य तौर पर विवाह के कारण उत्पन्न होता है ना, किसके द्वारा, विवाह के कारण उत्पन्न होता है। और यह कैसा होता है, सह परिवार होता है, ठीक है, सह परिवार होता है। इसमें सभी परिवार के सभी सदस्य ही इसमें सम्मिलित होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, समरक्त परिवार कहा जाता है इसे, ठीक है। और इसके बाद में हम कुछ जो महत्वपूर्ण और पॉइंट है साथियों,
क्योंकि कार्य एवं खेल इसी के अंतर्गत आता है। और कार्य कार्य एवं खेल कार्य की जो जिम्मेदारी होती है वयस्कों की होती है, और वही खेलकूद की जो जिम्मेदारी होती है वो होती है बच्चों की होती है। ठीक है, सो यहाँ पे हमने कुछ महत्वपूर्ण पॉइंटों पे हमने चर्चा की। साथियों से मैं उम्मीद करता हूँ कि अब परिवार को लेकर यहाँ पे आपको कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, क्योंकि काफ़ी ईजी चैप्टर है, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, इसीलिए मैंने आप लोगों के बीच में यहाँ पे इस चैप्टर को बहुत ही अच्छा से समझाने का प्रयास किया, और हम यहाँ पे काफ़ी कुछ सीखे, और आपको भी सीखने को बहुत कुछ मिला होगा, मैं ऐसा आशा करता हूँ। सो हमने परिवार में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंटों पे चर्चा किया, और उन्हें एक बार अच्छा से रिवीजन कर लीजिए। उसके बाद में आप टेस्ट लगाइए साथियों, जिससे कि आपका जो भी डाउट होगा परिवार को लेके वो क्लियर हो जाएगा, और यहाँ से क्वेश्चन आपसे कभी भी गलत नहीं होंगे, मैं ऐसा आशा करता हूँ। ठीक है, सो मैं उम्मीद करता हूँ साथियों कि यह क्लास आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था, और मिलते हैं अगला महत्वपूर्ण क्लास में। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।